सुबह का दृश्य। अभी सूरज निकला भी नहीं था। गीता, गीता, सुन रही हो? मैं खेत जा रहा हूं। जब तक सूरज ऊपर चढ़ेगा तब तक आधी खेत जोतना है। हाँ जी, मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर तुम्हारे लिए पानी और रोटी लेकर आऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान से आना। आजकल बरसात की वजह से खेतों की पगडंडी में फिसलन हो गई है। जरा संभल के आना। और हाँ, मोहन को स्कूल भेज देना। रामलाल अपनी खेत की तरफ चला जाता है। रामलाल कंधे पर हल रखकर खेत की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक पड़ोसी मिलता है। ओ रामलाल, आज इतनी जल्दी खेत की ओर चल दिए? अरे सूरज तो निकलने दो। इतनी मेहनत किस लिए भाई? भैया, अब क्या कहें, काम तो करना पड़ेगा। सूरज का क्या है, वो तो अपने समय से निकलेगा। और फिर बेटे को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाना है। मेहनत तो करना पड़ेगा। अरे रामलाल, तेरे पास है ही क्या? ये टूटी फूटी जमीन और 2 बूढ़े बैल, तू अपने बेटे को शहर में पढ़ाएगा? भाई, सपने देखने वालों के पास अक्सर कुछ नहीं होता, लेकिन हिम्मत सब कुछ कर देती है। मेरा मोहन एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। अरे ये तो वही बात हुई, खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं। देख लेना, किताबों से पेट नहीं भरता। उसे जरा कोई कामकाज सिखाओ, कुछ पैसे आएंगे तो घर चलेगा, ठीक है? हाँ, पर पढ़ाई से इज्जत जरूर मिलती है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। उसे काम करने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। रामलाल अपनी खेत की तरफ चला जाता है। गीता मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेक रही है। मोहन पढ़ाई कर रहा है। अम्मा, मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा। तब हमारे घर में भी पंखा और बिजली होगी और अब चूल्हे के धुएं में खांसोगी नहीं। बस बेटा, तू मन लगाकर पढ़। तेरे बाबूजी और मैं हर तकलीफ सह लेंगे, लेकिन तेरी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ेंगे। पर अम्मा, बाबूजी तो बहुत मेहनत करते हैं। मैं भी खेत चला जाऊं कि उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी? नहीं बेटा, तेरा खेत ये किताबें हैं, तेरे हल ये पेन पेंसिल हैं। तुझे बस इन्हीं में पसीना बहाना है। रामलाल खेत से थका हारा लौटता है, कपड़े मिट्टी से सने हुए। गीता, देखो, आज आधा खेत जोत लिया। बैल भी थक गए हैं, लेकिन मैं खुश हूं। अच्छा, आज मोहन ने कितनी देर पढ़ाई की? हाँ जी, वो तो सुबह से बैठा है। कभी कभी आंखें भी बंद कर लेता है, लेकिन फिर उठकर पढ़ने लग जाता है। मेरा बेटा मेहनती है, तभी तो मैं कहता हूं एक दिन अफसर बनेगा। हाँ बाबूजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। उस रात जब सब खाना खाकर खटिया पर बैठे तो गीता धीरे से बोली। जी, पैसे का इंतजाम कैसे होगा? स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े, सब कुछ तो महंगा है। मत चिंता कर गीता, मैं खेत भेज दूंगा तो बेटे की पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन मोहन भूखा नहीं सोएगा। तुम्हारे जैसे बाबूजी ही अपने बेटे का भविष्य बनाते हैं। भगवान करे ये बच्चा तुम्हारा नाम रोशन करे। समय बीतता गया। मोहन अब गांव के स्कूल से पास होकर शहर के कॉलेज में दाखिला लेने लायक हो गया था। लेकिन कॉलेज की फीस और रहने का खर्च सुनकर रामलाल और गीता की आंखें चौंधिया गई। बाबूजी, मास्टर जी ने कहा है कि मैं शहर के कॉलेज में दाखिला ले सकता हूँ। वहां पढ़कर मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। बेटा, तेरी लगन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तू पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा। जी, लेकिन कॉलेज की फीस, किताबें और शहर में रहने का खर्च, ये सब कैसे होगा? गीता, मैं सोच चुका हूं। आधी जमीन बेच दूंगा। छोटे खेत में भी मेहनत करके हम जी लेंगे, लेकिन बेटे का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। ये सुनते ही गीता की आंखें भर आई। जिस जमीन को संभालते संभालते उसकी जवानी निकल गई थी, अब वही जमीन बेटे की पढ़ाई की कीमत बनने वाली थी। जी, उसी खेत से तो किसी तरह हमारा जीवन गुजर रहा। जमीन बेचने से दिल टूट जाएगा, लेकिन अगर मोहन की जिंदगी संवर जाए तो सब कुर्बान है। हाँ गीता, यही तो माता पिता का धर्म है। अपनी मेहनत, अपनी भूख प्यास सब बेटे के भविष्य पर न्यौछावर कर देना। अगले ही दिन रामलाल ने गांव के बनिए को आधी जमीन बेच दी। खेत छोटा हो गया, लेकिन काम दुगना हो गया। अब वही छोटे टुकड़े पर दिन रात मेहनत करनी थी। शाम का दृश्य।
गीता मोहन को किताबें देती है। लो बेटा, ये तेरी नई किताबें हैं। तेरे बाबूजी ने सब इंतजाम कर दिया। अम्मा, बाबूजी पैसे कहाँ से लाए? अभी तो फसल भी तैयार नहीं हुई। तू चिंता मत कर, बस इतना समझ ले कि तेरे बाबूजी ने तेरे लिए सब कुछ दांवकार लगा दिया है। अम्मा, मैं कसम खाता हूं कि कभी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आप दोनों को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। रात का समय, मिट्टी के दिए की रोशनी में खाना खा रहे हैं। थाली में मोटी रोटी और थोड़ा सा नमक मिर्च। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे हैं। आज चूल्हे पर सब्जी कम बनानी पड़ी, आटा भी नहीं है। जो थोड़े पैसे थे वो मोहन की किताबों पे खर्च हो गए। क्या हुआ गीता? हमें तो आदत है, भूखे रहकर भी हमने दिन काटे हैं, लेकिन अब ये भूख हमें खुशी देती है क्योंकि इससे मोहन का भविष्य बनेगा। हाँ, सही कहते हो। जब बच्चा सफल होगा तब यही भूख हमें मीठी लगेगी। कुछ दिन बाद रामलाल खेत में काम कर रहा है। पास से गुजरते पड़ोसी ठिठोली करते हैं। अरे रामलाल, सुना है तूने आधी जमीन बेच दी? खेतीबाड़ी छोड़कर अब किताबों में अनाज ढूंढेगा? हाँ हाँ, देख लेना, शहर में पढ़कर लड़का बिगड़ जाएगा, फिर ना जमीन बचेगी ना इज्जत। तुम लोग चाहे जितना मजाक बना लो, पर मैं जानता हूं कि मेरा बेटा एक दिन मेरा सिर ऊंचा करेगा। गांव वाले हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रामलाल आंखों में उम्मीद लिए वापस अपने काम में लग जाता है। रात का दृश्य। मोहन जाने की तैयारी कर रहा है। बैग में किताबें, कुछ कपड़े और माँ का दिया हुआ पुराना तावीज। अम्मा, मैं वादा करता हूं, जब तक अफसर नहीं बनूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बेटा, तू चाहे दूर चला जा, पर हमें हमेशा याद रखना। तेरी हर सफलता हमारी सांसों की तरह होगी। जा बेटा, पढ़, दौड़, मेहनत कर। तेरी जीत ही हमारी सबसे बड़ी कमाई होगी। सालों की मेहनत और त्याग के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका सपना रामलाल और गीता ने आंखें खोलते ही देखा था। मोहन ने पढ़ाई पूरी की और सरकारी अफसर बन गया। उसकी नियुक्ति के दिन गांव जैसे त्योहार सा सजा हुआ था। गांव का दृश्य, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। रामलाल का बेटा अफसर बन गया। अब तो इस गांव का भी नाम रोशन हो गया। याद है जब हम इस रामलाल पर हंसते थे, कहते थे किताबों से पेट नहीं भरता, और आज देखो यही किताबें इसे आसमान तक ले गईं। ये मेरी नहीं, मेरे बेटे की मेहनत है। मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन वो मेरा नाम रोशन करेगा। गीता के हाथ में मिठाई की थाली थी। वो हर किसी को लड्डू बांट रही थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। भगवान, हमारी मेहनत रंग लाई। आज मेरा मोहन सचमुच बड़ा आदमी बन गया। मोहन गांव लौटता है, गाड़ी से उतरता है, लोग तालियां बजाते हैं। बाबूजी, अम्मा, ये सब आपकी दुआओं का फल है। अगर आप लोग ना होते तो मैं ये मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाता। बेटा, आज तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। सच बेटा, अब लगता है जैसे सारी थकान मिट गई। तेरे लिए हमने जो भी सहा सब सार्थक हो गया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। बच्चे गाड़ी के चारों ओर घूमते रहे और बुजुर्ग लोग रामलाल और गीता को आशीर्वाद देते रहे। अम्मा, बाबूजी, अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ शहर चलें। वहां बड़ा मकान है, गाड़ी है और आराम की सारी चीजें। अब आपको यहां खेतों में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बेटा, हमें तो यही मिट्टी अच्छी लगती है। हम शहर की चकाचौंध में कैसे रह पाएंगे? जी, मगर जब बेटा बुला रहा है तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। आखिर उसकी सारी मेहनत हमारे लिए ही तो है। हाँ बाबूजी, अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों वही जिंदगी जिएं जिसके लिए आपने इतने सालों तक तकलीफें सही। ठीक है बेटा, अगर तेरा मन यही है तो हम तेरे साथ चलेंगे।
और अगले ही दिन मोहन अपने माँ बाप को शहर ले आया। शहर का दृश्य, बड़ा घर, चमचमाती गाड़ी, पक्की सड़कें और रोशनी से भरी गलियां। अरे वाह, इतना बड़ा घर, इतने सारे कमरे, यहाँ तो जैसे महल हो। तू सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया है। हाँ गीता, अब तो लगता है जैसे सपने भी हकीकत बन सकते हैं। हमारा बेटा सचमुच बड़ा आदमी बन गया। अम्मा, बाबूजी, ये सब सिर्फ आपका ही आशीर्वाद है। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उस रात तीनों एक ही छत के नीचे बैठे थे। बाहर शहर की रोशनी थी, लेकिन भीतर माँ बाप की आंखों में चमक उससे भी ज्यादा थी। उन्हें लगता था कि अब गरीबी की जिंदगी हमेशा के लिए पीछे छूट चुकी है। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। रामलाल और गीता को शहर का नया घर किसी सपने जैसा लगता था। कुछ समय बाद मोहन की शादी शहर की एक लड़की से हो गई। अब बहुत अच्छे से चल रहा था। सुबह का दृश्य, गीता रसोई में देसी तरीके से चूल्हे जैसा छोटा कोना बनाकर रोटी बेल रही है। बहू रिया अंदर आती है। अरे सासू माँ, ये क्या कर रही हो? यहाँ गैस है, चूल्हा है, फिर भी आप आटा फैलाकर फर्श गंदा कर रही हैं। ये गांव थोड़ी है। बिटिया, हमें तो यही तरीका आता है। जब से होश संभाला ऐसे ही रोटी बनाई है। पर ये शहर है, यहाँ ऐसे आदतें नहीं चलती। मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे? गीता चुप हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद रामलाल सोफे पर बैठा खांस रहा है। मोहन काम पर जाने की तैयारी में है। मोहन बेटा, लगता है यहाँ की हवा हम पर भारी पड़ रही है। गांव की मिट्टी अलग थी। वहां तो खेत में काम करते करते सांस भी खुलकर आती थी। बाबूजी, आपको आदत पड़ जाएगी। शहर की जिंदगी अलग है, लेकिन आराम भी बहुत है। आप चिंता न करें, मैं आपके लिए कुछ दवाई ले आऊंगा। हाँ, पर ये लोग शहर में रहकर भी गांव का अंदाज नहीं छोड़ते। मेहमान आते हैं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। रिया, तुम भी मेरे माँ बाप हैं। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? देखो ना कैसे अजीब सा माहौल कर देते हैं। यहाँ के लोग हंसते होंगे हमारे ऊपर। मोहन चुप हो जाता है। वो बहस से बचने के लिए ऑफिस निकल जाता है। गीता और रामलाल एक दूसरे को देखते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शाम का दृश्य, परिवार एक साथ खाना खाने बैठा है। लो बेटा, मैंने आज अपनी तरह से दाल बनाई है। गांव का स्वाद आ जाएगा। बचपन में तुझे कितना पसंद था ये। मम्मी जी, इतनी तेलधी वाली चीजें मत बनाइए। यहाँ सब हेल्दी खाना खाते हैं। बिटिया, शरीर मेहनत से चलता है। गांव में तो बिना घी दूध के कोई ताकत ही नहीं रहती। गांव की बातें छोड़िए बाबूजी, ये सब सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये शहर है, आपका गांव नहीं। माहौल भारी हो जाता है। रामलाल और गीता चुप हो जाते हैं। मोहन दोनों ओर देखता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। कुछ दिन बाद मोहन देर रात घर लौटता है। गीता दरवाजा खोलती है। बेटा, इतनी देर कर दी, खाना ठंडा हो गया। अम्मा, काम बहुत बढ़ गया है और अब मेरी कोशिश रहती है कि सबकी खुशियां मनी रहें। पर बेटा, लगता है तू हमसे अब पहले जैसा नहीं मिलता। पहले तो तू खेत से लौटकर हमारे पास बैठता था, अब तो हमें समय ही नहीं देता। बाबूजी, मैं चाहता हूं कि सब ठीक रहे, पर शहर की जिंदगी बहुत बदल गई है। समय ही नहीं मिलता। जी, लगता है बेटा भी अब हमारी बातें सुनने से कतराने लगा है। बहू तो पहले दिन से ही हमसे खींचती रहती है। हाँ गीता, शायद शहर की हवा रिश्तों को भी बदल देती है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। ये हमारा बेटा है, इसे हमें गलत नहीं समझना चाहिए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रिया के लिए सास ससुर का देसी अंदाज बोझा बनने लगा था और मोहन बीच में फंसकर चुप होता जा रहा था। रिया कमरे से निकलती है। रामलाल आंगन में बैठा पुराना अखबार पढ़ रहा है। बाबूजी, आप फिर यही अखबार पढ़ रहे हैं। ये सब लोग देखकर क्या सोचेंगे कि हमारे घर में पुराने अखबार सजाए हुए हैं? बिटिया,
हम गांव के लोग हैं, हमें तो यही नया लगता है। बस यही तो समस्या है, आप लोग गांव के तौर तरीके छोड़ते ही नहीं। ये शहर है, यहाँ सबको सलीका चाहिए। रामलाल चुप हो गया। उसकी झुर्रियों में छुपी इज्जत जैसे कहीं खोने लगी थी। गीता रसोई में रोटी बेल रही है। रिया अंदर आती है। सासू माँ, आप कब तक अपनी मर्जी से खाना बनाती रहेगी? मैंने कहा था ना कि ओट्स और सूप चाहिए। बिटिया, हम तो वही बनाते हैं जो हमें आता है, पर कल से मैं तेरे कहे अनुसार ही बनाऊंगी। कल से नहीं, आज से बदलना होगा, वरना मैं ये सब नहीं झेल सकती। गीता की आंखें भर आई, पर उसने सिर झुकाकर रोटियां सेकनी जारी रखी। मोहन, अब मुझे साफ साफ कहना है, या तो ये लोग यहाँ से जाएं या मैं इस घर में और नहीं रह पाऊंगी। रिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये मेरे माँ बाप हैं, इन्हें कहाँ भेज दूं? और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे भी थोड़ी इज्जत चाहिए। मैं हर दिन इनके पुरानी तौर तरीके झेल झेल कर थक चुकी हूँ। कमरे में सन्नाटा फैल गया। गीता और रामलाल दोनों सिर झुकाए बैठे थे। मोहन के चेहरे पर बेचैनी थी। बेटा, अगर हमारी वजह से तेरी जिंदगी में परेशानी है तो हम चले जाएंगे, गांव में ही आराम से रह लेंगे। बाबूजी, मैं क्या करूं? मुझे दोनों ओर देखना पड़ता है। शायद आप गांव में ज्यादा सहज रहेंगे। हाँ बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम कल ही लौट जाएंगे। अगली सुबह मोहन ऑफिस जाने की तैयारी में है। गीता और रामलाल बाहर खड़े हैं, छोटे से बंडल हाथ में लिए। चल गीता, अब चलें। गांव की मिट्टी ही हमारी असली पहचान है। हाँ जी, कम से कम वहां कोई हमें बोझ तो नहीं समझेगा। अम्मा, बाबूजी, मैं कुछ मत कह बेटा, हम तुझे दोष नहीं देंगे। तू खुश रहना, बस यही हमारी दुआ है। गाड़ी की आवाज गूंज रही थी। मोहन अपने ऑफिस निकल गया और माँ बाप रिक्शा पकड़कर गांव लौट गए। ऐसे ही 3-4 साल बीत गई। अब माता पिता बूढ़े हो चुके थे। उनके हाथ कांपते थे। मोहन अपनी नौकरी में व्यस्त था। शहर की भाग दौड़ में उसे कभी अपने माँ बाबू की याद नहीं आई, जिस मोहन के लिए माता पिता ने इतना कुछ किया। फिर एक दिन अचानक उसकी पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। मोहन अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है। रास्ते में गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। सर, इंजन ने साथ छोड़ दिया, अब कैसे आगे जाएंगे? कोई बात नहीं, मेरा गांव पास ही है, हम पैदल वहां तक जा सकते हैं। तब तक तुम गाड़ी ठीक कराकर आ जाना। जी सर, मैं पास के गांव में देखता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। मोहन वहां से गांव की तरफ चला जाता है। मोहन गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि गांव वाले भीड़ लगा रहे थे। ये क्या हो रहा है? वहां लोग क्यों खड़े हैं? सर, एक बुजुर्ग खेत में काम करते करते गिर गए, हम मदद कर रहे हैं। मोहन भी तेजी से वहां पहुंचा और जब उसने देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए। माँ, बाबूजी, आप लोग, आप यहाँ क्यों? बेटा, तू आ गया। काम करते करते थक गए। कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए शायद चक्कर आ गया। एक गांव वाले ने मोहन को पहचान लिया। अरे मोहन, तू कैसा बेटा है? अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे कोई अकेला छोड़ता है क्या? जिस बाप ने तेरे लिए इतनी मेहनत की, अपनी जमीन तक बेच डाली, उसे बुढ़ापे में भी काम करवा रहा। और क्या, जिस बाप ने खुद भूखा रहकर तुझे इतना पढ़ाया, तूने उसे ही घर से निकाल दिया। अरे क्या इसीलिए इतनी मेहनत की थी तुम्हारे पिता ने? क्या अब वो बुढ़ापे में भी खेतों में काम करेंगे? मोहन अपने माँ बाप के पास आकर गिर पड़ा था और आंसू बहा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस माँ बाप ने अपना जीवन लगा के मुझे इतना बड़ा अफसर बनाया, मैं उन्हें ही भूल गया। बेटा, अब पछतावा करने का समय नहीं, हमें बस साथ रहना है।
हम हमेशा तेरे साथ थे, तू ही दूर चला गया था। अब सब ठीक हो जाएगा। मोहन गांव वालों की मदद से माँ बाप को सुरक्षित घर ले जाता है। मैंने आपकी मेहनत और बलिदान की कदर नहीं की। अब मैं वादा करता हूं कि कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस बेटा, यही सबसे बड़ा सुख है। हमारी थकान अब सच में खत्म हुई। हाँ बेटा, अब हमें अपनी मेहनत का फल दिखाई दे रहा है। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि चाहे शहर की चमक कितनी भी हो, माँ बाप का प्यार और उनका त्याग दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा नहीं है। मैं अब अपनी गलती सुधारूंगा। अब से हर फैसला आपका सम्मान और खुशी देखकर ही लूंगा। बस बेटा, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अब लगता है कि हमारी मेहनत और त्याग का फल सचमुच मिल गया। हाँ बेटा, अब सब ठीक होगा। हमारा परिवार फिर से पूरा होगा। अब मैं जान गया हूं कि जीवन की असली दौलत आपके प्यार और आशीर्वाद में है। मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद मोहन अपने माँ बाप को आदर के साथ शहर ले गया और अपनी पत्नी रिया से साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे माँ बाप यहीं रहेंगे और उनका सम्मान करना होगा। रिया भी समझ गई और उनका आदर करने लगी। फिर कुछ महीनों बाद मोहन ने वो आधी जमीन जो उसके पिता ने बेच दी थी उसे खरीद लिया। रामलाल और गीता बहुत खुश हुए कि उनकी बरसों की मेहनत सफल हुई और अब पूरा परिवार खुशी से रहने लगा।